अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेट्स चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस चैप्टर में बेसिक डेफिनेशंस को कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज सेट। सेट्स हमारे पास क्या होते हैं? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या होता है? सेट्स बेसिकली कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब आप सोचेंगे कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आखिर होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड सेट का क्या मतलब होता है। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुए हैं जो मैंने आपकी बुक से ही निकाली हैं, जो आपके पास थ्योरी में वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जैसे एग्जांपल, बंच ऑफ कीज के हमारे पास चाबियों का जो एक गुच्छा होता है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, कुछ लड़कों का जो एक ग्रुप बना हुआ है। पैक ऑफ कार्ड्स, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसका एक पैक हो गया, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सेट हो जाएगा। अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो परिंदे होते हैं उनका झुंड, और टीम ऑफ एथलीट्स जो हमारे पास खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे वर्ड देखें, बंच, ग्रुप, पैक, टीम, फ्लॉक, ये किसी एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बंच, ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? कलेक्शन के लिए। ग्रुप, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए हम कभी भी ग्रुप इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे लोगों के लिए हम मिला के ग्रुप इस्तेमाल करेंगे। पैक ऑफ कार्ड्स में भी कार्ड्स हमारे पास बहुत सारे होंगे और एक पैक होगा जिसके अंदर वो सारे मौजूद होंगे, ठीक है। टीम भी हमारे पास इसी तरीके से रिप्रेजेंट करिए कि एक लेट सपोज आप क्रिकेट की टीम ले लेते हो, तो हमारे पास 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टीम में क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल प्लेयर नहीं खेल रहा होता, बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब भी हम बात कर रहे होंगे सेट्स की, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा? कलेक्शन आ रहा होगा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कलेक्शन वर्ड तो समझ आ गया कि एक सिंगुलर चीज़ की हम बात नहीं कर रहे, प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो अब वेल डिफाइंड होता क्या है? तो अब हम वेल डिफाइंड भी देख लेते हैं। अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस गिवन सेट। हमारे पास इसमें इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकती है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि हमें उस चीज़ को पढ़कर ये बात समझ आ जाए कि क्या ये चीज़ वाकई में इस ग्रुप का हिस्सा हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेट सपोज इसकी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अ बुक डज नॉट बिलोंग्स टू अ क्रिकेट टीम। एक जो बुक है वो कभी भी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नामों के बीच में तो नहीं आएगी ना, एक अंडरस्टूड सी बात है। अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ बुक्स। मेरे पास एक बुक्स का सेट है, उसमें अगर एक बॉल है टेनिस की बॉल, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, वो मेरे पास बुक्स का पार्ट नहीं है, वो मेरे पास बुक्स में इंक्लूड नहीं होगी। तो वेल डिफाइन का मतलब ये होगा कि मुझे उस चीज़ को पढ़कर, देखकर, समझकर ये बात समझ आ जाए कि वाकई में ये चीज़ इससे बिलोंग करती है कि नहीं करती है सेट से। अब हमारे पास इस तरीके लिखा हुआ है, मैंने नोट, इंपॉर्टेंट बात है मैंने नोट की सूरत में यहाँ पे मेंशन कर दी है। अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ सेट। हमारे पास अगर एक कलेक्शन है लेकिन उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैंने एक पैकेट जमा किया जिसमें मेरे पास मार्कर्स भी हैं, कलर्स भी हैं, कैरियन भी है, रबर भी है, पेंसिल भी है, शार्पनर भी है, स्केल भी है, वो बेसिकली सेट तो है वेल डिफाइंड। अब उसमें मेरे पास एक किस्म की चीज़ मौजूद नहीं है। अब लेट सपोज उसके अंदर मैं जो हूँ वो टेनिस बॉल भी डाल दूँ, मैं बैट भी डाल दूँ, मैं बॉल भी डाल दूँ, बेसिकली वो कलेक्शन तो हुआ एक चीज़ का, लेकिन उसमें कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना, उसमें बहुत सारे मिक्सचर मौजूद हैं। तो हमारे पास सेट्स क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तो वो सेट्स कहलाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास किसी भी कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर सिमिलर चीज़ें मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास सेट्स में इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल। हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास ग्रुप है एक पॉपुलर स्टूडेंट्स का मेरे स्कूल के अंदर, तो वो सेट्स में इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बच्चे किस वजह से पॉपुलर हैं। हो सकता है वो गेम अच्छा खेलते हो सकते हो पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं वो गाना अच्छे गाते हो, तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि वो क्यों पॉपुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं बन सकता। अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इंटरेस्टिंग बुक्स, मुझे एक बुक बहुत अच्छी लगती है उर्दू की, आपको वो बुक इंग्लिश की अच्छी लगती है, किसी को वो साइंस की बुक अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। सबकी प्रेफरेंसेस और सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, इसलिए मेरे पास ये सेट्स जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता। अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड। अब एक ग्रुप है जिसमें सारे लंबे लंबे लड़के हैं मेरे नेबरहुड में, हो सकता है कि जो दूसरा नेबरहुड हो उसमें मेरे पास बहुत सारे और भी किस्म के लड़के हों, उनकी हाइट उनसे भी ऊंची हो, तो ये भी एक सेट नहीं बन सकता जिनमें हम लोग खुसूसियात डिफाइन नहीं कर रहे होते प्रॉपर्ली कि ये सेट आखिरकार है किस चीज़ का, तो वो सेट्स नहीं बन सकते। नोट, अब हमारे पास क्या है? द ऑब्जेक्ट एलिमेंट इन अ सेट में इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज सिंबल, लेटर एंड नंबर्स।
जो मैं सेट्स बनाऊंगी हो सकता है कि उसके अंदर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो कभी कभी फिजिकल प्रेजेंट हो, जैसे मेरे पास ग्लास का सेट हो जाए, या मेरे पास डिफरेंट टाइप के जो है डिफरेंट टाइप के या कलर्स के बैंगल्स हो जाएं, ठीक है, या मेरे पास जो है वो मेरे पास सोलर सिस्टम हो जाए, ठीक है। ये तमाम तरह मेरे पास क्या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं सिम्बल्स भी यूज़ कर सकती हूँ कभी मैं क्या करूँगी, लेटर यूज़ कर लूँगी, जैसे ABCDE, और कभी कभी क्या होगा कि मैं सेट्स के अंदर जो एलिमेंट ले रही होंगी वो मैं नंबर के तौर पर भी ले सकती हूँ। अब मैंने वेल डिफाइन तो समझा दी कि वेल डिफाइन होता क्या और हम किस चीज़ से वेल डिफाइन को समझाते हैं और पहचानते हैं। अब हम चलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप पूछेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो कि अगर हमारे पास कोई सेट में एलिमेंट मौजूद है वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ डिट्टो कॉपी सेम है, इट मीन्स कि बिल्कुल उनमें सिमिलैरिटीज़ मौजूद है, तो मैं उनको 2 दफ़ा नहीं लिखूंगी। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, अंटार्कटिका मैंने यहाँ पर लिखा। अब मेरे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो एक दफ़ा ए आ रहा है, दूसरी दफ़ा ए आ रहा है और तीसरी दफ़ा ए आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे पास इस जगह पे 3 दफ़ा ए आ रहा है, 2 दफ़ा टी आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो एक ही दफ़ा ए काउंट किया और बाकी तमाम तरह एलिमेंट्स लिख दिया और एक ही दफ़ा मैंने टी भी काउंट किया। तो मैं जब सेट बनाऊंगी इसका तो मैं ये वाली फॉर्म मेरी ठीक होगी और ये वाली फॉर्म मेरी गलत होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की कि हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इट मीन्स कि वो सेम ना हो, उनमें कोई सिमिलैरिटी मौजूद ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग किस तरीके से सेट्स को लिखते हैं। तो हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं, आर यूज टू डोनेट सेट्स। जैसे मैं अगर सेट शुरू कर रही हूँ तो मैं कैपिटल ABCD अप टू Z तक कोई भी वेरिएबल उसके लिए ले सकती हूँ, कोई भी सिंबल उसके लिए ले सकती हूँ, उससे मैं सेट को डिनोट करूँगी, रिप्रेजेंट करूँगी। मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी सेट की शुरू में और आखिर में, ताकि मेरे पास उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके बीच में आएंगे। अब हर एलिमेंट को लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कॉमा डाल दूँगी। जैसे लेट सपोज यहाँ पे आप इसकी एग्जाम्पल देख लें, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से सेट ओपन किया, अब मैंने अंटार्कटिका की स्पेलिंग लिख दी, ठीक है। अब हर एलिमेंट को मैंने ऐसे ही नहीं कि मैंने पूरी अंटार्कटिका की स्पेलिंग ऐसे ही उठा के लिख दी, नहीं, मैंने कॉमा डाल के लिखे और जब मेरे पास लास्ट वर्ड आ गया तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट अपना क्लोज कर दिया। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कि आप सेट्स को आखिरकार लिखते किस तरीके से। अब इसी पे आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 1A देख लें। हमने जितना पढ़ चुके हैं उसको अब हम थ्योरी फॉर्म में भी देख लेते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ जो हमने पढ़ी है हमारे काम आ भी रही है, हमें समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक्सरसाइज 1A में हमसे कह रहे हैं पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास जो वेल डिफाइंड जो सेट्स हैं हमें उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नंबर A में हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास ए में क्या कह रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स जो हमारे पास जो कैप्टन्स होते हैं पाकिस्तानी टीम के, उनका एक सेट बनाना। तो ये तो मैं आराम से बना सकती हूँ, मुझे उनके नाम पता है, मैं उनका आराम से सेट फॉर्म कर सकती हूँ। इट मीन्स कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को बयान करें तो इसका सेट हमारे पास बन सकता है, ये चीज़ वेल डिफाइंड है, ठीक है। बी, टेस्टी फूड आइटम्स। अब मुझे जो चीज़ टेस्टी लगती है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी टेस्टी लगती हो या आपकी अम्मी को भी टेस्टी लगती हो या आपके अब्बू को भी अच्छी लगती हो, ठीक है। तो हमारे पास ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, या हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। हमारे पास क्या है, सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे पास गिनती के कुछ प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे अब तक की 1947 से लेकर जो है अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे तो मैं उनको देख लूँगी। तो हाँ, मेरे पास ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर और वो डिस्टिंक्ट भी हैं, आपस में एक दूसरे से अलग भी हैं, इसलिए हमारे पास सेट बन सकता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, डी, नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नॉटी मीन्स शरारती जो बच्चे होते हैं आपकी क्लास में। अब आपकी क्लास में तो बहुत सारे शरारती बच्चे हो सकते हैं और ये उनकी कोई खूबी बयान नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, वो किसी के होंगे, कोई किसी तरह का होगा, तो ये किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसका सेट जो है वो फॉर्म नहीं कर सकती। ये सेट हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें मैंने इसकी प्रॉपर्ली खुसूसियात बयान नहीं की हुई। ई में हमारे पास है मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आपके पास जो मैथ की टीचर पढ़ाती हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, तो वो कुछ ही होंगी, तो ये वेल डिफाइन है कि हाँ मैथ की टीचर है। स्पेसिफिकली आपने उनका सब्जेक्ट भी देख लिया कि हाँ ये मैथ ही पढ़ाती हैं और कितने नंबर हैं उनके, कितने टीचर्स होंगे, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी। तो हाँ ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को बयान कर रहा है ये वाला सेट, तो ये भी हमारे पास इंक्लूडेड हो सकता है। एफ हमारे पास है लार्ज नंबर। अब यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज होते हैं लार्ज नंबर। अब हमें यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हाँ ये हमारे पास सेट बन सकता है, लार्ज नंबर बता दें कि ये लार्ज नंबर है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से लार्ज नंबर। इट मीन्स इंटीजर्स के लार्ज नंबर हैं, इवन नंबर के लार्ज नंबर हैं, ऑड नंबर के लार्ज नंबर हैं, या हमारे पास रैशनल नंबर हैं, इरेशनल में लार्ज नंबर है। तो उनकी खुसूसियात नहीं बताई। लार्ज नंबर तो बता दिया, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा था लार्ज नंबर ऑफ इवन नंबर्स में से होता तो फिर मैं उसका सेट बना सकती थी। अभी लार्ज नंबर है तो मुझे ये सेट समझ में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स इसका सेट नहीं फॉर्म हो सकता, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। जी में हमारे पास कह रहे हैं
कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। अब मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कराची में रहती हूँ। कराची कहाँ पे है, किस प्रोविंस में, सिंध में। इट मीन्स कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि कराची का जो कैपिटल है वो सिंध है, जहाँ मैं रहती हूँ वो सिंध हुआ उसका कैपिटल, ठीक है। तो इट मीन्स कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो, तो ये वेल डिफाइंड सेट हुआ और ये डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। तो इसका भी सेट बन जाएगा। एच गेम्स यू लाइक प्लेइंग। आपको जो गेम पसंद है उनका सेट बनाना। तो मुझे जो गेम्स पसंद है वो 2-3 होंगे। मुझे क्रिकेट पसंद होगा, फुटबॉल पसंद होगा, या टेनिस पसंद होगा, या स्क्वॉश पसंद होगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्यों होगा, क्योंकि ये गिनती के हैं। सबसे पहली बात तो ये काउंटेबल हो गए। सेकेंडली क्या हुआ कि ये डिस्टिंक्ट है। अगर क्रिकेट है तो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसमें फुटबॉल भी है, उसमें हॉकी भी आ जाएगा, उसमें टेनिस भी आ जाएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड है कि हर गेम को मैंने बयान कर दिया है प्रॉपरली, तो ये हमारे पास इसका सेट भी फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। द एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू अ सेट। हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो हम क्या सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग एक ई बना रहे होते हैं, मगर थोड़ा सा डाउन टू फॉल में ई होता है। इन द सेंस कि अगर मैं अपने हाथ पर आपको बना के दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का, एक मिनट मेरा पेन नहीं चल रहा, कुछ इस तरीके से वो ई फॉर्म होगा। ये मेरे पास सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से समझाऊंगी कि हमारे पास यहाँ पे एक सेट है एफ का, और अगर आप इस सेट को देखो तो हमारे पास रोज, लिली और लोटस लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर्स को जो डिफरेंट है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं क्योंकि रोज लिली से अलग है और लिली लोटस से अलग है, और डिस्टिंक्ट है, ये आपस में अलग है। और मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा रोज़ की बात करें तो ये लाल कलर का रोज़ होगा, लिली है तो ये वाइट लिलीज होंगे, लोटस है तो लोटस की अपनी खसूसियात होंगी। तो जो रोज़ है वो बिलोंग करता है एफ के सेट से। इट मीन्स कि अगर मेरे पास फ्लावर का सेट है तो उसमें रोज़ आ रहा है, इट मीन्स कि रोज़ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एफ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो रोज़ है वो इस फैमिली, जो एफ की फैमिली है उसका मेंबर है, सही है, या उससे वो बिलोंग्स करता है। 2-3 जो है वो हम वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इज एन एलिमेंट ऑफ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इज एन एलिमेंट ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू, तो हमारे पास तीनों इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें कि वो उस फैमिली का हिस्सा है। अब हसन बिलोंग्स टू एफ, यहाँ पे कोई नाम सबसे पहले तो हसन लिखा हुआ नहीं है। सेकेंडली हसन क्या है, एक लड़का है, वो फ्लावर्स की फैमिली में किस तरीके से फॉल करेगा, तो हसन डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है हसन डज नॉट बिलोंग्स टू और इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ और इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप एफ। अब आपको ये बात समझ आने लगेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है एल, कैपिटल एल से, जिसमें मेरे पास नंबर लिखे हुए, मैंने काउंटेबल नंबर से 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिखी हुई 1 से लेके 5 तक। अब अगर आपको दिख रहा हो तो 1 मेरे पास इस सेट के अंदर आया, दैट इज़ 1 बिलोंग्स टू द सेट एल। मैंने इसको इस तरीके से भी लिख दिया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये मेरे पास 1 जो है वो सेट एल जो है उसका एक एलिमेंट है, उसके अंदर ये मौजूद है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे सी दिख रहा है कहीं पे 1 2 3 4 5 में आपको कहीं भी बीच में सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एल। इट मीन्स सी जो है हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेट एल का हिस्सा नहीं है। वो होगा किसी ना किसी सेट का हिस्सा होगा, लेकिन वो अभी इस वक्त इस सेट का हिस्सा नहीं है। तो अगर हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू होगा तो उसका सिंबल ये होता है, अगर बिलोंग्स टू होगा तो उसका सिंबल इस तरीके से होता है। बिलोंग्स टू के सिंबल में अगर सिंपल है मैं यूं करके लाइन डाल दें तो इट मीन्स इट नॉट बिलोंग्स टू, इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ और इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम आपके यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, हमारे पास एक नंबर्स का सेट दे दिया, एंड Q इज इक्वल्स टू A B C D, राइट द सिंबल्स बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या ये एलिमेंट इस जो है वो सेट का हिस्सा है कि नहीं है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो अब मैंने देखा P के सेट में मेरे पास 2 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो सिंबल यूज़ होगा वो कौन सा होगा, बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। तो मैंने यहाँ पे बिलोंग्स टू का अपना सिंबल बना दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं A बिलोंग्स टू P, क्या हमारे पास P का जो सेट है उसमें कहीं पे A आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स कि A डज नॉट बिलोंग्स टू P, ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं थर्ड में कि G डैश क्यू में, इट मीन्स कि हमारे पास क्या जी आ रहा है क्यू में। बेशक हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी लिखी हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड अल्फाबेट्स को डिफाइन किया हुआ है जो ए बी सी और डी है। हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी जी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो जी है वो क्यू के सेट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 5 बिलोंग्स टू पी। अब वही वाली बात आ गई कि 1 2 3 4 काउंटिंग तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 मेंशन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हमारे पास कह रहे हैं 6, हाँ ये आ गया हमारे पास, आगे पीछे हो गई मेरी काउंटिंग थोड़ी सी। डी बिलोंग्स टू क्यू, हमारे पास डी बिलोंग्स टू क्यू, हाँ बिलोंग तो करता है, डी जो है वो क्यू वाले से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा बिलोंग्स टू के यहाँ पे सिंबल बना दिया।
सिक्स में हमसे कह रहे हैं कि 3-Q, 3 हमारे पास क्या क्यू के ब्रैकेट में आता है, तो क्यू का जो सेट है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो A, B, C और D आ रहे हैं। इट मीन्स कि नहीं, इससे बिलोंग नहीं करता, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू Q, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू Q। ठीक है, हमारे पास ये वाला सवाल आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल्सो नेम द सेट एज A, B, C, D एक्सेट्रा। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट्स बता दिए, हमें कह रहे हैं कि आपने उन सेट्स को फॉर्म करके हमें दिखाना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले कह रहे हैं काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, कि हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स लिखने आपने जो लेस देन 10 होने चाहिए। तो अब मैं इसका सेट किस तरीके से फॉर्म करूँगी, सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बाद यहाँ पे इसके एलिमेंट्स राइट डाउन करना शुरू कर दिए। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पास बेसिकली सेट के अंदर करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंटिंग नंबर्स थे लेस देन 10 होना चाहिए। इट मीन्स 10 से कम होना चाहिए। इट मीन्स कि 10 हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो मैंने काउंटिंग नंबर लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने यहाँ पे अपना सेट का ब्रैकेट क्लोज कर लिया कर्ली ब्रैकेट के ऊपर। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। दूसरे में हमसे कह रहे हैं वॉवल्स इन द वर्ड IMAGES। इमेजेस में हमारे पास जो वर्ड है वॉवल, आपने वो बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से वॉवल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया AEIOU। इट मीन्स कि मुझे इससे समझ आ जाएगा कि मेरे पास वॉवल कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास इमेज में आई मेरे पास जो है वो वॉवल है, M मेरे पास वॉवल नहीं है, A मेरे पास अगेन एक वॉवल है, मेरे पास G वॉवल नहीं है, E मेरे पास अगेन एक वॉवल है और ये मेरे पास यहाँ पे सेट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरा वर्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझसे सिर्फ वॉवल्स की बात की गई थी। तो वॉवल्स क्या होते हैं, हमारे पास 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है, थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड में हमसे कह रहे हैं लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। आपने सेट बनाना है लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो का। तो मैंने कहा तो बहुत ही आसान से सेट हो गया, इसमें तो मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा MANGO। अब आप यहाँ पे देखिए तो हमारे पास इसकी एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हमारे पास तमाम जो वर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। जैसे M एक दफ़ा आ रहा है, A एक दफ़ा आ रहा है, N एक दफ़ा आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या हुआ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारे पास कलर क्या है, हमारे पास नेशनल फ्लैग के हमारे पास ग्रीन और वाइट, हमारे पास 2 ही कलर हैं। तो अगर मुझे इसका सेट बनाना होगा, अगर हम इसका अमेरिका के फ्लैग के हिसाब से आपने जो है वो सेट बनाना है तो आप अमेरिका के फ्लैग का कलर देखेंगे। अभी हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग की बात की है, नेशनल फ्लैग हमारे पास ग्रीन एंड वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ग्रीन कॉमा वाइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे एंड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा डाला, क्योंकि हमारे पास सेट्स को लिखने का तरीका ये होता है कि हम बीच में कॉमा डाल रहे होते हैं हर एलिमेंट के बीच में। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है शुरू में और आखिर में। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हम सेट्स के अंदर लिखते हैं। कभी कभी मैंने आपको ये बात बोली थी कि कभी कभी हम नंबर लिख रहे होते हैं, कभी कभी हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं, कभी कभी हम पूरे ऑब्जेक्ट्स या कलर्स या चीज़ें लिख रहे होते हैं, कभी कभी हम पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, कभी कभी हम छोटी लिख रहे होंगे, डिमांड के हिसाब से होती है। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं हम नंबर 5 के ऊपर, जिसमें हमसे कह रहे हैं नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। तो वो नंबर हमारे पास लेस देन 25 और डिविजिबल बाय 5 है, तो इट मीन्स कि वो 5 के टेबल में आते होंगे। तो मेरे पास हो गया 5 10 15 20 और 25 तो मैं लिख नहीं सकती क्योंकि लेस देन 25 हमारे पास यहाँ पे कहा गया, तो ये मेरा सेट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं 6 के ऊपर, इसमें कह रहे हैं कलर्स इन द रेनबो। तो मेरे पास जो कलर्स होते हैं रेनबो के अंदर वो 7 होते हैं, रेड येलो ग्रीन ऑरेंज वाइट। मैंने यहाँ पे जो है वो सेट के कलर्स यहाँ पे लिख के दिखाती हैं, जिसमें हमारे पास ब्लू है, वॉयलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। मुझे कलर्स याद नहीं आए थे रेनबो के, इसलिए मैंने इसके लिख के आपको डायरेक्ट दिखा दी। ठीक है, 7th पे हम चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। इसमें मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 3 का हमें टेबल पढ़ना होगा, लेकिन कहाँ तक पढ़ना होगा, लेस देन 15 तक। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15 होता है। तो मेरे पास 3 4 12 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 4 12 एंड 3 5 मेरे पास क्या होता है, 15 होता है। तो मैं इसको 15 को तो लिख नहीं सकते, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सेट कंप्लीट हो जाएगा। हम चलते हैं आपके पास जो लास्ट बिल्कुल लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम लास्ट जो 1 ये है उसके लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, कि हमारे पास कौन कौन से जो इनमें से पॉइंट्स है वो फॉर्म कर सकते हैं सेट्स को या नहीं कर सकते।
स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अब आप इस चीज़ को पढ़कर आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि ये वेल डिफाइंड भी नहीं है, ना इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, मुझे नहीं पता किस बेसिस पे बात करें, किस चीज़ में उनको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, पैसों के वाइज में कह रहे हैं या वो हेल्थ वाइज अच्छे हैं, वो किस बात में कह रहे हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स कि मेरे पास इसका सेट फॉर्म नहीं हो सकता। उसके बाद है मेरे पास 2 पे हमसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। इट मीन्स कि स्टूडेंट बच्चे जो है हमारे पास क्लास में, उनका एक जो है वो वेल डिफाइंड सेट बन सकता है कलेक्शन, जिसमें हमारे पास कलेक्शन का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास के अंदर, उसमें वेल डिफाइंड है कि हाँ हर बच्चे का नाम होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। उसके हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है कि एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। इट मीन्स कि इसका सेट बन सकता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली। हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली। इट मीन्स कि हम ये हमारे पास काउंटेबल है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होकर अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँगी तो इसमें हमारे पास जो प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनके मैं नाम लिख दूँगी या उनका जो भी सिंबल होगा वो लिख दूँगी। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि वेल डिफाइंड भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा, एक दूसरे से अलग होंगे। तो ठीक है, इसका भी हमारे पास सेट फॉर्म हो सकता है। 4th में हमारे पास कह रहे हैं फेमस फिल्म एक्टर्स। इट मीन्स हमारे पास फेमस फिल्म एक्टर्स की बात करें, मगर आप मुझे नहीं पता कि वो किस बेसिस पे फेमस हैं, वो फेमस हैं भी कि नहीं है। अगर हो सकता है कि कुछ आपको फेमस लगता हो तो मुझे वो फेमस ना लगता हो, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका सेट फॉर्म नहीं हो सकता। अब हमसे कह रहे हैं द रिवर ऑफ पंजाब कि हमारे पास जो रिवर मौजूद हैं, जो दरिया मौजूद हैं पंजाब के अंदर, उनकी बात करें तो हाँ ठीक है, वो काउंटेबल भी होंगे, उनमें वेल डिफाइंड भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, और उसमें कलेक्शन मतलब इन द सेंस कि जब मैं इसका सेट बनाऊंगी तो जो भी पंजाब के अंदर रिवर्स होंगे मैं उनके नाम कलेक्टिवली एक साथ लिख दूँगी, तो हाँ मैं इसका सेट फॉर्म कर सकती हूँ। ओके, उसमें हमारे पास कह रहे हैं द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड। इट मीन्स कि हमारे पास जो आपके नेबरहुड है, इट मीन्स कि आपके जो नेबरहुड में जो ऑनेस्ट पीपल हैं उनके बारे में आप क्या सेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा ऑनेस्ट है कौन सा नहीं है, उसका मैं कलेक्शन किस तरीके से बनाऊंगी, उसका वेल डिफाइंड सेट किस तरीके से फॉर्म होगा, हो ही नहीं सकता। वो डिस्टिंक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ऑनेस्ट पीपल हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो सब सारे ही एक जैसे हो जाएंगे ऑनेस्ट पीपल के बेसिस पर हम लिख रहे हैं, तो सारे सच्चे होगा। जब वो सारे सच्चे होगा तो वो डिस्टिंक्ट कैसे हुआ, आपस में एक दूसरे से अलग कैसे होता, हो ही नहीं सकते। सेकेंडली हमारे पास क्या हुआ कि वेल डिफाइंड भी नहीं है, मुझे इसका प्रॉपरली इसकी प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो इसका भी मेरे पास सेट फॉर्म नहीं हो सकता यहाँ पर। अब किन किन चीज़ों का सेट फॉर्म हो सकता है, जैसे मेरे पास फ्लावर के नेम्स है तो उनका सेट मैं फॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्लास में स्टूडेंट्स है तो मैं उनका सेट फॉर्म कर सकती हूँ, मैं वेजिटेबल्स का सेट फॉर्म कर सकती हूँ, मैं फ्रूट्स का सेट फॉर्म कर सकती हूँ, मैं सोलर सिस्टम का सेट फॉर्म कर सकती हूँ, मैं अल्फ़ाबेट्स का सेट फॉर्म कर सकती हूँ, मैं नंबर्स का कर सकती हूँ, काउंटेबल जहाँ तक काउंटिंग लिखी हुई है वहाँ तक। तो इट मीन्स कि हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होना, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना एक सेट की कलेक्शन में बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सेट नहीं कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको इसको समझाने की। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में प्लेस करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिए। मेरी पहली वीडियो थी बहुत टाइम के बाद, तो इंशाल्लाह मैं इसको वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर लूँगी। अपना फीडबैक मुझे आप लोग ज़रूर प्रोवाइड करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।